हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो चलिए ज़रा शुरुआत करते हैं हम लोग आज डे 3 की और देखते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर कोई भी डिस्टर्बेंस आए जैसे कि पटाखे चलने की आवाज़, तो थोड़ा सा उसे इग्नोर मारिएगा, बिकॉज यू नो दिस इज़ द टाइम ऑफ पटाखे। तो अभी भी मुझे आवाज़ें आ रही हैं, तो इसलिए मैंने बोला कि एक बार से आपको भी बोल दें। ओके, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। एंड सेकंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्लास है, आप सबको पता है, दैट इज़ 6:45 AM शार्प, जो आपका करेंट अफेयर्स का क्लास है। लेकिन इस क्लास के साथ साथ में जो बाकी भी मेरे 2 क्लासेस हैं वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि 10:30 का जो क्लास है यहाँ पे आपके लिए आईपीसी के बेसिस पे इस पूरे वीक में आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे। डिफरेंट जो लाइक आपके एक्ट हैं या फिर डिफरेंट केसेस हैं जो बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, इसके ऊपर आपका पूरा एक वीक जो है वो यूटिलाइज़ किया जाएगा 10:30 बजे ओनली ऑन अनअकैडमी। तो ये क्लास आपका स्टार्ट हो चुका है। मंडे को मैंने इसके ऊपर आपको थ्योरी क्लास पढ़ा दिया था। अब यहाँ पे क्वेश्चंस चल रहे हैं और डिफरेंट एक्ट्स के ऊपर क्लासेस हो रहे हैं। इस क्लास के जस्ट बाद में आपका जो 2 बजे क्लास होता है ये भी आपका अनअकैडमी पे रहता है। इस क्लास के अंदर आपको एसएससी जेडी का मॉक कराया जाना है, क्योंकि आपका नेक्स्ट वीक से एग्ज़ाम जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये पूरा सिनेरियो आपके लिए बना दिया गया सो दैट आप प्रॉपर रिविजन कर पाएँ और हर एक चीज़ को यहाँ पर रिकॉल कर पाएँ। तो चलिए ज़रा शुरुआत करेंगे। बस एक बार से सेशन के लिंक को लाइक और शेयर मार दीजिएगा। पहला सवाल, कहा जा रहा है प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना के अंदर ओल्ड एज पेंशन प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड किया गया है, इसका जो अमाउंट है वो यहाँ पे कितना रखा गया है। यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी वर्कर है या कोई भी अगर लेबर है तो उसकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए या फिर किससे कम होनी चाहिए, तभी उसको यहाँ पर ये सुविधाएं दी जाएंगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15,000 रुपीज़। और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो योजना है ये यूपी के अंदर सबसे पहले आपको देखने को मिली। अगला, द मूवमेंट ऑफ द लोकल फार्मर्स यानी कि बरदौली सत्याग्रह के बारे में बात हो रही है, जिसको स्टार्ट किया गया था गुजरात के अंदर। सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि इसको किसके द्वारा लीड किया गया था। पहला सवाल, बरदौली सत्याग्रह या फिर बरदौली आंदोलन की जब हम बात करते हैं तो ये जो टाइम पीरियड है ना, ये क्या है, 1928 है। सेकेंड पॉइंट, इसको लीड कौन करेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा इसको लीड किया जाएगा। और ये क्वेश्चन बनने के चांसेस इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि अभी हाल ही में 31 अक्टूबर सेलिब्रेट किया गया है एज आ एकता दिवस। सबसे पहली बार इस दिवस को कब मनाया गया था? 2014 में। और जो स्टैचू है इसको अनवील कब किया गया था? 2018 में इसको अनवील किया गया था। कौन से वाले आइलैंड के ऊपर लोकेटेड है? तो आपको देखने को मिलेगा साधु बेट आइलैंड, जो कि कहाँ पर है? नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, नर्मदा नदी के ऊपर आपको मिलेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये बरदौली आंदोलन वही वाला है जिसके अंदर विमेंस ने, जो महिलाएं थीं, उन्होंने इनको एक उपाधि दी थी और वो उपाधि क्या थी? सरदार की उपाधि थी। ये भी कई बार आपसे पेपर के अंदर पूछा जाता है। अगला सवाल, What was the historic name of the city of गुवाहाटी? गुवाहाटी बहुत ही ज़्यादा फेमस जगह। आपसे कहा जा रहा है कि इसका पुराना नाम क्या था। पहले तो ये जानिएगा कि ये आसाम की कैपिटल नहीं है, ठीक है। आसाम की कैपिटल क्या है? दिसपुर है। और ये जो प्लेस है ये आपको कहाँ पे मिलती है? ये आपको ब्रह्मपुत्र के किनारे पर देखने को मिलती है। यूजुअली आपने सुना होगा कि गुवाहाटी के एरिया में कई बार बाढ़ वगैरह आ जाती है, तो बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि गुवाहाटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। लेकिन ये कहाँ पर है? ये आसाम के अंदर आपको मिलेगी। तो इसका पुराना नाम क्या हो जाएगा? प्रज्ञ ज्योतिषपुर, ठीक है। अच्छा, एक लिखा हुआ है यहाँ पर कुछ मिलता जुलता सा नाम, पुरुषपुरा। इससे देख के कुछ याद आया? नहीं याद आया? तो अभी आपको याद दिला देते हैं। आप ही मुझे आंसर करोगे। आई एम नॉट गोइंग टू टेल द आंसर, आप ही बताओगे। आजकल सुन रहे हो ना, अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है वहाँ पे चाइना ने अपने गांव बसा लिए हैं, है ना। वही वाली बात है कि गांव बसा नहीं है, लुटेरे पहले आ जाते हैं। बस कुछ वैसे ही वाला सीन आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे। वहीं पर मैंने आपको पढ़ाया था कि एक कुछ कुंड जैसा बनाया जा रहा है। मुझे उस कुंड का नाम ज़रा कमेंट बॉक्स में एक बार आंसर करके बताना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ड्यूरिंग द सौ जाओ फेस्टिवल गाँव
प्रेजेंट डैश टू ईच अदर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक फेस्टिवल होता है ना, इसके अंदर किस चीज़ को प्रेजेंट किया जाता है, फ्रूट्स को प्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि मान लो कि अब ये फेस्टिवल हो रहा है, राइट, तो अब अगर आपको किसी को कोई चीज़ गिफ्ट देनी है तो आप क्या करेंगे, फ्रूट्स गिफ्ट करेंगे। इसी तरीके से जैसे होली, दिवाली ये सब आते हैं तो क्या करते हो, मिठाइयाँ, गुजिया, यही सब गिफ्ट करते हो। उसी तरीके से ये होता है। टोमेटिनो फेस्टिवल भी पूछा जा चुका सवाल है। यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को अलग से फ्रेम नहीं किया है क्योंकि ये सवाल मैंने आपको कई बार पढ़ा दिया है कि टोमेटिनो फेस्टिवल जो है वो स्पेन के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। आपने मूवी देखी होगी ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसके अंदर इस फेस्टिवल को दिखाया गया है। अगला देखिए सवाल, सती वॉज डिक्लेयर्ड अ पनिशेबल ऑफेंस। बताना पड़ेगा, चलो बताते हैं। इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे 1829। ध्यान रखिएगा ये वही टाइम पीरियड है जब राजा राम मोहन रॉय जी के साथ में मिलके लॉर्ड विलियम बेंडिक ने इसको पूरी तरीके से ख़त्म किया था। सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जो बहुत ज़्यादा फॉलो करी जाती थी हमारे देश के अंदर, और उसके बाद में धीरे धीरे करके इसको पूरी तरीके से क्या एक पनिशेबल ऑफेंस डिक्लेयर किया गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पेपर के अंदर अगर सवाल बनेगा तो आपके पास में जवाब होना चाहिए। अगला, अल-बिरूनी, वेरी फेमस नेम। आप लोगों ने याकुट का नाम सुना होगा, अल-बिरूनी का नाम सुना होगा, या फिर आप लोगों ने रज़िया सुल्तान का नाम सुना होगा। मतलब दीज आर द वेरी फेमस नेम, है ना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है केम टू इंडिया विद, ये किसके साथ में भारत के अंदर आए थे, तो इसका आंसर बनेगा महमूद ऑफ गजनवी के द्वारा, या आप कह लो इनके साथ में ये इंडिया के अंदर एंट्री लेते हैं। बहुत सारे ऐसे फेमस नाम आपको मिलेंगे जिनका नाम आपको सिर्फ कुछ ही टाइम पीरियड के लिए देखने को मिला, लेकिन बहुत ही इफेक्टफुल उनका नाम रहा था, ठीक है। तो अल-बिरूनी इज़ वेरी फेमस नेम, थोड़ा सा इनको याद रखिएगा। अगला देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंजाइम। इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि एंजाइम है, तो इसका आंसर बनेगा ट्रिप्सिन, ठीक है। इंसुलिन की बात करो या ग्लूकागॉन की बात करो, तो अगर हम इंसुलिन की बात करते हैं तो जब हम डायबिटीज़ कहते हैं तो उस चीज़ में इसका रोल आपको देखने को मिलेगा, और डायबिटीज़ के ऊपर भी कई बार सवाल बनता है। अगला, वेयर इज़ मुला पेरियार डैम लोकेटेड। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इसके ऊपर दोबारा से भी क्वेश्चन बन सकता है। ऐसा नहीं है कि ये सवाल एक बार आ चुका है तो दोबारा नहीं आएगा, डेफिनेटली ये क्वेश्चन दोबारा बनेगा। रीज़न क्या है, अभी आपने देखा, मैंने आपको करंट अफेयर्स के क्लास में पढ़ाया था कि इस डैम को लेके काफ़ी ज़्यादा विवाद चल रहा था, और यूएन ने तो अपनी पूरी एक रिपोर्ट भी रिलीज़ करी थी, राइट। तो ये जो विवाद था ये केरला और तमिलनाडु के बीच में था। ये कहाँ पर बना हुआ है, ये केरला के अंदर आपको मिलेगा, जिसका पानी तमिलनाडु के अंदर भी जाता है। कौन सी नदी हो जाएगी, पेरियार नदी है, इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में आपको इसकी लोकेशन मिलती है। अगला, जोग बनल, भरत नगर एंड जयनगर। भैया देखो ये जयनगर देख के तुरंत से आपके दिमाग में टक से आना चाहिए, अरे ये तो मैम वही बिहार वाली जगह है ना। तो यहाँ पे आपसे सवाल में कहा जा रहा है कि एक रेलवे कनेक्टिविटी की शुरुआत करी गई थी। मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, आई थिंक 1 महीना भी अभी नहीं हुआ होगा। मैंने आपको पढ़ाया था कि ये वाला जो रेलवे रूट है ये एक्टिव कर दिया गया है, पढ़ाया था। तो ये वाला रेलवे रूट बहुत लंबे समय से बन रहा था, लेकिन अब जाके ये पूरा बन के तैयार हुआ है। तो इसके ऊपर पहले भी सवाल पूछा गया है, दोबारा यहाँ पे सवाल रिपीट हो सकता है कि ये कौन कौन से देशों के बीच में है। तो इंडिया और नेपाल के बीच में आपको इसकी कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फिजिकल चेंज। इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि फिजिकल चेंज नहीं है। ध्यान से सवाल, कई बार ऐसा होता है हमारी आंखों में से ना बस ऐसे से निकल जाता है, अरे नॉट जैसा कुछ नहीं था मैम। तो बस इसका आंसर क्या होगा, डिसोल्यूशन ऑफ सेल इन द वाटर। जब पानी के अंदर जो सेल होती है उसको हम अगर डिसॉल्व करते हैं तो वहाँ पे ऐसा कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलता है। अगला, हु अमंग द फॉलोइंग विच इज़ द ओनली स्नेक दैट बिल्ड्स अ नेस्ट। ये सवाल मैंने आपको पढ़ाया था जब मैंने आपको मॉक क्वेश्चंस कराए थे यूपीएसआई के, है ना। और हाँ, अगर कोई महानुभाव ऐसे हैं जिनका पेपर यूपीएसआई का लगा है और उन्होंने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस को नहीं पढ़ा है, तो भैया इसी चैनल पे सुबह 5 बजे की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइए। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे जियो हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, जाके क्लासेस देख लीजिए। क्योंकि आप लोगों को तो यही लगता है ना कि एग्ज़ाम से पहले पढ़ेंगे तो माउंट एवरेस्ट के ऊपर झंडा जाके लहरा के आएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चलिए इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा किंग कोबरा विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। पार्सेक
वेरी कॉमन, बहुत आसान सवाल है। कहा जा रहा है कि इसका इस्तेमाल किसके मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है। ये जो बच्चा बाहर पटाखे चला रहा है ना, इसके या तो पटाखे ख़त्म नहीं हो रहे या फिर ये एक ही पटाखे को 50 बार चला रहा है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, लोग पटाखे चलाते ही क्यों हैं, मुझे तो आज तक यही नहीं समझ में आया। खैर नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। इसका आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए पार्सेक नाम की जो यूनिट है उसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला, व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज येलो वेन मोजैक ऑफ भिंडी। भिंडी देखिए, भिंडी उसमें आपने देखा होगा कि जब आप उसको बीच से कट करते हो तो कई बार वो वैसे खराब सी होती है ना। तो ये जो खराब सी होती है या जो उसका जो येलोइश कलर, जैसे मानो सपोज करो भिंडी है ना, अब उसमें ऐसे ऐसे करके वेन्स होती है ना, ये जो वेन्स होती हैं ये येलोइश कलर की हो जाती हैं, जिसकी वजह से जब आप उसको तोड़ोगे तो अंदर भी थोड़ा सा येलोइश जैसा आपको कलर मिलता है। दिस इज बिकॉज ऑफ, तो भैया इसका आंसर क्या होगा, इंसेक्ट। अगला सवाल, द बुक टाइमलेस लक्ष्मा इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ विच पर्सन। तो इसका आंसर होगा आर के लक्ष्मण जी की लाइफ के ऊपर ये जो किताब है ये बेस्ड है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि स्पोर फॉर्मेशन से क्या होता है, उसका रीजनरेशन होता है, उसका रीडेवलपमेंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, राइजोपस इज द राइट आंसर। अगला, हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया। भारत के अंदर सुप्रीम कमांडर कौन होता है डिफेंस फोर्सेज के अंदर, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा प्रेसिडेंट। आपको पता है प्रेसिडेंट को बोला जाता है फर्स्ट डिफेंस, या आप ऐसे कह लो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहते हैं। एंड तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के रूप में भी किसको जाना जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जाना जाता है अंडर आर्टिकल नंबर 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ हैदराबाद स्टेट। आप सभी लोग को पता है हैदराबाद स्टेट के बारे में, ऑपरेशन पोलो चलाया गया था जिसके बाद में इसको भारत के साथ में विलय कराया गया था, जोड़ा गया था। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसके फाउंडर कौन थे, है ना। तो जब आपसे फाउंडर पूछा जाएगा तो इसका आंसर क्या होगा, निज़ाम उल मुल्क इज द आंसर। नेक्स्ट, एक्सट्रूसिव रॉक्स आर द टाइप ऑफ। एक्सट्रूसिव है, इंट्रूसिव नहीं है, एक्सट्रूसिव है। तो ये कैसे पत्थर होते हैं, इग्नियस रॉक्स होते हैं। ये वही इग्नियस रॉक होते हैं जो किससे बने होते हैं, कभी वॉल्केनो इरप्ट हुआ होगा तो उससे बने होंगे, और जब ये ठंडे हो जाते हैं, जब ये सॉलिड बन जाते हैं, तो सॉलिडिफाई होने के बाद में ये बेसाल्ट की चट्टानें बनती हैं। और ये जो बेसाल्ट की चट्टानें होती हैं, यही जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है तो ये क्या बनती है, ब्लैक सॉइल बन जाती है। और इसी के ऊपर यूपीएससी ने सवाल पूछा था इस वाले पॉइंट से, ठीक है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। देखो मैंने आप लोगों को कई बार कहा है, जीएस है, जीके है, दैट नेवर चेंजेस। वो किसी भी एग्जाम के लिए कभी बदलती नहीं है, सिर्फ उसका स्टैंडर्ड चेंज होता है। तो आपको उस स्टैंडर्ड को समझने की ज़रूरत है, बाकी कहानी तो आपके लिए एज इट इज़ होती है, ठीक है। अगला सवाल, द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल नंबर 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब भैया सिंपल सी बात है, क्या प्रेसिडेंट, क्योंकि फाइनेंस कमीशन जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसके लिए ध्यान रखिएगा आर्टिकल नंबर 280 है। इसमें टोटल 5 मेंबर होते हैं जिनका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर प्रेसिडेंट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इन इंडिया द ग्रोथ ऑफ एंटी कॉलोनियल मूवमेंट लेड टू, यानी कि जब इंडिया के अंदर एंटी कॉलोनियल, दैट मीन्स जब ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर करने की कोशिश करनी शुरू होती है, उसी को तो हम कहेंगे, पहले क्या था, इंडिया एक कॉलोनी था, उपनिवेश था किसका, ब्रिटेन का। जब वहाँ से इन लोगों को बाहर किया गया तो ये क्या हो गया, एंटी कॉलोनिज्म हो गया, सिंपल। तो कहा जा रहा है कि ये किस चीज़ को दर्शाता है, तो ऑब्वियस सी बात है यूनिटी को दर्शाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन इज मोस्ट रेडली प्रीडोमिनेंट इन। ये किसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा मिलती है, तो कार्बन की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा कैटेनेशन देखने को मिलता है। अगला, प्रीकर्सर ऑफ द फेमस ओडिसी डांसेस, यानी कि ओडिसी डांस की अगर आप बात कर रहे हो तो उससे पहले कौन सा वाला ऐसा डांस फॉर्म था जो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे क्या था, फेमस था, तो दैट इज़ गोटीपुआ। एंड दिस वाज द क्वेश्चन जो यूपीएससी ने भी पूछा था। सेम क्वेश्चन, कुछ नहीं बदला था, ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी ने उठा के पूछा था कि ये बताओ यार इस डांस से पहले कौन सा वाला था, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। तो प्लीज़ ऐसे क्वेश्चंस को मिस मत किया करो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगला, सो टेस्टिंग फूड, देखा होगा खाना कई बार क्या होता है, खट्टा सा हो जाता है, तो दिस इज बिकॉज ऑफ
व्हाट एसिडिक इन द नेचर। ठीक है, तो ये मैंने आपको डे 3 के क्वेश्चंस करा दिए। अभी आपका डे 4, डे 5, डे 6 बचा हुआ है। पेपर होने में समय है, इस समय को वेस्ट मत करिए। जितना रिकॉल कर सकते हो, जितना रिवाइज कर सकते हो उतना रिवाइज करो। पता है ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि मैम पेपर तो हलवा था लेकिन हम पढ़ के तो गए थे बट रिवीजन करके नहीं गए थे। तो आप ये गलती मत करिएगा, रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप अभी बिल्कुल नए नए अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए जो पेड बैच है ये 10 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड। अगर आपका 3 नवंबर का बैच ज्वाइन नहीं हो पाया है तो 10 नवंबर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर मेडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री आपको पढ़ाई जाएगी। अगर आपने इसको अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। कोड आपको जो यूज़ करना है दैट विल बी कृति10। कैसे ज्वाइन करोगे? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है। अगर वहाँ से जाके ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो अनअकैडमी ऐप पे जाइए, गोल में जाके एसएससी गोल सेलेक्ट करिएगा। वहाँ पे आपको सफलता बैच के नाम से बैच मिल जाएगा। या अनअकैडमी पे आप कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हो, स्टेट पीएससी, यूपीएससी, एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए, एनी बैच इन एनी कैटेगरी, आप इस कोड का यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आपको 10% ऑफ मिलता है। इसका एक्चुअल अमाउंट ये है, लेकिन जब आप इस पर कोड लगाओगे तो ये 10% कम हो जाएगा। कॉइन्स लगाओगे तो ये अमाउंट और कम हो जाएगा। पूरे साल भर के लिए आपको ये बैच मिलेगा, जहाँ पे जीएस, मैथ, इंग्लिश एंड रीजनिंग सारे सब्जेक्ट को बिल्कुल बेसिक से कवर किया जाएगा। इसके अलावा हर संडे को आपका एसएससी कॉम्बैट टेस्ट होता है, जिसके लिए भी कोड सेम है कृति10। और जब आप पेड बैचेस को ज्वाइन करते हैं तो रेज योर हैंड का ऑप्शन मिलता है। हो भाई, मतलब हद है इसमें तो ना। अजीब और गजीब, बड़े अजीब टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या बोला जाए। खैर, तो ये ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा रिपोर्ट एंड विन वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे आप रिपोर्ट करके चीज़ों को जीत भी सकते हैं। तो फिलहाल ये था अभी का सेशन। अभी मिलते हैं 6:45 AM शार्प ओनली ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल। और अगर किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक सब्जेक्टिव नहीं पढ़ा है, जिसको हर टॉपिक के हिसाब से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो इसी चैनल पे सुबह 5 बजे की प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे टॉपिक के हिसाब से। ऊपर लिखा होगा फॉर यूपीएसआई, आप उसको एसएससी जेडी के लिए भी पढ़ सकते हो। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है देन गो फॉर इट। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं 6:45। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।